बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जनरल असेसमेंट एंड स्पेशल असेसमेंट के हवाले से पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 को हमने देखा था। अब हम चैप्टर नंबर 7 को देखा था। अब चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के हवाले से। लैंड रेवेन्यू को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। और सबसे पहले सेक्शन 74 में हम देखेंगे, ये डील करता है 74 से लेकर 112 तक, 112 तक। कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में सारे कवर कर लें, 112 कवर कर लें, या तो 2 वीडियोस में कर लेंगे, देखते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले लायबिलिटी फॉर पेमेंट। वो कहता है लैंड होल्डिंग और इसका जो लैंड ओनर है, इन दोनों पे लैंड रेवेन्यू पे करना लायबल है। ये याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीक़ाकार पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ये देखना है कि किन लोगों पर लायबिलिटी है इसको पे करने की। लैंड जो रखी गई है और जिसने लैंड रखी हुई है उन पे ये पे करना लायबल है। अगर एक ओनर के बजाय जॉइंट ओनर है तो उन जॉइंट ओनर्स के ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है, उन सारे ओनर्स के ऊपर लायबिलिटी, हर एक के ऊपर लायबिलिटी है, सब ने पे करना है। इसके बाद सिक्योरिटी फॉर पेमेंट आ जाती है। वो कहता है कि किसी भी ज़मीन के ऊपर फर्स्ट चार्ज जो होता है, किसी भी रेंट, प्रॉफिट या प्रोड्यूस जो किसी भी ज़मीन से आ रहा है, उससे पहले सबसे चीज़ जो निकालनी होती है, जो चार्ज होता है, वो लैंड रेवेन्यू होता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू पे करना सबसे पहले होता है, सबसे ज़रूरी होता है। वो कहता है अगर उस लैंड के रेंट, प्रॉफिट या प्रोड्यूस से किसी कोर्ट का कोई फाइन उस पर्सन ने देना है, वो भी नहीं दिया जाएगा। पहले क्या दिया जाएगा? लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा। ठीक है, जब लैंड रेवेन्यू पे कर दिया जाएगा तो तब कोर्ट की जो फ़ी है, कोर्ट की तरफ से कोई जुर्माना किसी शख्स पे किया गया है तो वो बाद में दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद पेमेंट ऑर्डर्स है। पेमेंट ऑर्डर क्या है? वो कहते हैं द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमाइन कर सकता है कि इंस्टॉलमेंट कितनी हुई है, नंबर उनका क्या है और अमाउंट क्या है। एक इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट के तरीक़ेकार के लिए, अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट करवाई हैं तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी करवाई हैं और हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है, वो किसने डिटरमाइन करना है? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिटरमाइन करना है। इसके अलावा जो ये पेमेंट है, इसका टाइम क्या है और इसकी प्लेस क्या है। टाइम क्या है और प्लेस क्या है, ये भी आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ही बताने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद रूल्स फॉर कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के, उनको रिमिट करने के, उसको सस्पेंड करने के रूल किसने बनाने हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ही बनाने हैं। ठीक है, ये सारे वही बात की हुई है, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद रिकवरी ऑफ कॉस्ट को डील करता है सेक्शन 78। पीछे हमने बात की रूल के हवाले से, उससे पीछे पेमेंट ऑर्डर्स के हवाले से। देन हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट के हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिकवरी का प्रोसेस के दौरान जो ख़र्चा आता है, उस खर्चे को भी उस पर्सन ने ही देना होगा जिसके ऊपर बकाया जात थे, उस डिफ़ॉल्टर ने ही देना होगा। इसके बाद सर्टिफाइड अकाउंट एज एविडेंस। सर्टिफाइड अकाउंट एज एविडेंस, वो कहता है रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसने एक सर्टिफाइड अकाउंट एंड पे दे दिया कि इस शख्स ने रेवेन्यू दे दिया है, तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा। जब रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया जाता है ना, उस शख्स को जिससे कलेक्ट कर लिया गया, उसको एक सर्टिफाइड अकाउंट दिया जाता है जो क्या है? फाइनल प्रूफ होता है। ठीक, या फाइनल प्रूफ के अलावा भी अगर उसके पास बकाए जाते हैं वो भी दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद रिकवरी का प्रोसेस क्या है? रिकवरी का प्रोसेस डिटेल है, इससे पहले मैं बता दूं कि हमने 73-4 से जो चीज़ें पढ़ी हैं, पेमेंट की लायबिलिटी के हवाले से बात की है, सिक्योरिटी ऑफ लायबिलिटी के हवाले से बात की है, पेमेंट ऑफ ऑर्डर 76 में बात की है, रूल्स फॉर कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन की बात की है। इसके अलावा रिकवरी के कॉस्ट को हमने किस में डील किया? 78 में। ये आर्टिकल मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि ये आपने याद रखने हैं किस सेक्शन में क्या क्या हो रहा है। और सर्टिफिकेशन किस में दी जाती है? 79 में। अच्छा जी, इसके बाद 80 वाला जो है ये रिकवरी प्रोसेस को डील करता है। अब रिकवरी प्रोसेस के सेक्शंस में पढ़ेंगे।
रिकवरी कैसे करनी है ये डिफरेंट तरीके बताए हुए। नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाता है सेक्शन 81 के तहत, अरेस्ट की जाती है या डिटेंशन की जाती है 82 के तहत, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस किया जाता है या सेल किया जाता है 83 के तहत, ट्रांसफ़र किया जाता है 84 के तहत, अटैचमेंट की जाती है सेक्शन 85 के तहत। ये तरीक़ेकार पहला अपनाया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जब तक लैंड रेवेन्यू उस बंदे से कलेक्ट नहीं हो जाते। छठे में जाके उसके असेसमेंट को एन्यूल कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, अगर उधर से भी उसके रेवेन्यू पूरे नहीं होते तो फिर क्या जाता है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव किया जाता है, उसके ऊपर ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। अब इनको हम डिटेल पढ़ते हैं। ये सारे आर्टिकल, ये जो है ना ऊपर 80 में, इन आर्टिकल्स के सिर्फ नाम हैं जिनमें रिकवरी की जाती है। अब एक एक करके इन सबको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 81 मैंने बताया कि नोटिस ऑफ डिमांड को डील करता है। इसमें क्या होता है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है कि एरियर ना दिए जाने के बाद उस पर्सन को एक नोटिस प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी तरफ ये बकाए जाते हैं, ये बकाए जात गवर्नमेंट को दें। अगर वो नहीं देता, नोटिस दिया गया, 20 दिन गुजर गए, उस पर्सन ने बकाया जात नहीं दिए, लैंड रेवेन्यू नहीं दिया, तो उसके अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। ठीक है, उस पर्सन को, जो डिफ़ाल्टर है, उसको तकरीबन 1 मंथ के लिए सिविल जेल में रखा जाता है। अगर वो पर्सन, बल्कि ये बाद में बात करते हैं, एक एक्सेप्शन भी है कि अगर वो पर्सन फीमेल है, माइनर है, ल्यूनेटिक है, इडियोटिक्स है, यानी खातून है, बच्चा है, पागल है या दिमाग से ही काम नहीं करता, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि बंदा ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट किया है फ़ौरन ही उसने पेमेंट कर दी है जो उसके लैंड रेवेन्यू थे, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद सेक्शन 83 को देखते हैं। ये डील करता है प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सके। लाइक आपकी कोई चीज़ें हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई चीज़, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। इनको डिस्ट्रेस या सील करना। वो कहते हैं कि इस केस में क्या होगा कि अगर वो अरेस्ट किया, उसने नहीं दिए, तो अरेस्ट करने के बाद अगला प्रोसीजर ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो कोई गाड़ी है, वो जब्त कर ली जाएगी। कोई और ऐसी चीज़ है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई जानवर है, उनको क्या किया जाएगा, उनको सीज़ कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और उनको बेच दिया जाएगा, गवर्नमेंट बेचेगी। ठीक है, और सेल करने के लिए ना एक सिविल कोड का प्रोसीजर इसमें लागू होगा। सेल करने के लिए कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, सिविल कोड का। ये सेल करने का प्रोसीजर हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 92 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। वो कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ जब्त कर सकते हैं, लेकिन अनाज के बीज जब्त नहीं कर सकते। फैमिली की बाकियात, फैमिली के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जब्त नहीं कर सकते। मवेशी जब्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीन चीज़ें जब्त नहीं कर सकते। इसके बाद अगर इनसे मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल करने के बाद भी पूरे नहीं हुए लैंड रेवेन्यू, फिर क्या होगा, उसकी होल्डिंग, उसकी जो ज़मीन है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफ़र किसको किया जाएगा, किसी और पर्सन को दे दिया जाएगा। कलेक्टर के पास इख्तियार, ये भी याद रखना, ये एमसीक्यू ज़रा, किसके पास इख्तियार होगा, कौन ट्रांसफ़र करेगा, कलेक्टर ट्रांसफ़र करेगा होल्डिंग को, किसको, किसी और लैंड ओनर को। लेकिन याद रखना है, जिस नए लैंड ओनर को ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो डिफ़ाल्टर ना हो। ठीक है, वो खुद ऐसा बंदा ना हो जो बकाया जात उसके रहते हो, ऐसा बंदा हो जिसने बकाया जात दिए हों गवर्नमेंट को, उसको ये लैंड ट्रांसफ़र की जाएगी। और ट्रांसफ़र ये 15 साल के लिए भी की जा सकती है। ठीक है, 15 साल तक की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, जिसको ये ट्रांसफ़र की गई है ज़मीन, जो ट्रांसफरी वो है जिसको ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई है, उसके पास वही राइट्स, वही लायबिलिटीज़ होंगी जो डिफ़ाल्टर के पास थी जब वो ज़मीन उस डिफ़ाल्टर के पास थी। किसी शख्स को जो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है, उस ज़मीन का वो असल में एक मालक के तौर पे काम करेगा, जैसे पहला मालक उसका था, उसके पास भी वही राइट्स होंगे। देन आ जाता है अटैचमेंट एंड होल्डिंग। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, एक तो ये तरीक़ेकार हुआ किसी और लैंड ओनर को दे दी। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है, कलेक्टर जो है वो खुद ही ज़मीन को अटैच कर लेता है और खुद ही उसको मैनेज करना शुरू कर देता है अपने एक एजेंट के तहत। ठीक है, खुद ही या किसी एजेंट के तहत उसको मैनेज करवाना शुरू कर देता है। जब वो मैनेज करवाता है
तो उससे जो रेंट आता है उसको कलेक्ट करता है, उससे जो प्रॉफिट आता है उसको कलेक्ट करता है। जो रेंट या प्रॉफिट जो भी होगा उससे क्या करेगा, वो एरियर्स लेगा, एरियर्स जो बकाया रहते हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। पूरे हो गए ठीक, वरना फिर अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और जो अटैचमेंट की जा सकती है प्रॉपर्टी की वो कितने साल के लिए की जा सकती है, 5 साल। ये सारे एमसीक्यूज है, 5 साल, पीछे हमने 15 साल की बात की। इसके बाद सेक्शन 86 है अन्यूलमेंट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को मनसूख कर दिया जाता है 86 के अंदर। वो कहता है कि अगर 1 साल तक रेवेन्यू अनपेड रहते हैं तो 1 साल के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके असेसमेंट को मनसूख कर देता है। मनसूख करने के बाद क्या होगा, जो कलेक्टर है वो उस प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करेगा 10 साल के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के। ट्रांसफ़र, वो अटैचमेंट कितने साल के लिए थी, 5 साल। ट्रांसफ़र कितने साल के लिए थी, 15 साल। और ये वाला जो प्रोसीजर है कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए। अन्यूलमेंट का जो प्रोसीजर है 10, अन्यूलमेंट के बाद जो मतलब उसने लैंड को रखना है वो कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए। और 10 साल बाद फिर न्यू असेसमेंट फिक्स की जा सकती है। और इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट को मैनेज करके कलेक्टर ने, आपको पता है, उसने लैंड रेवेन्यू हुई पूरे करने हैं। अगली बात आ जाती है 87, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट आर एन्यूलमेंट। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट आर एन्यूलमेंट, वो कहता है कि अटैचमेंट करने के बाद या एन्यूलमेंट करने के बाद एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन की जाती है, पब्लिक एलानिया की जाता है। पब्लिक एलानिया किया जाता है कि ये ज़मीन गवर्नमेंट के पास है। और जो, एक मिनट, देखें अब ना, ये पब्लिक प्रोक्लेमेशन होगी। पब्लिक प्रोक्लेमेशन करने का मकसद ये है कि कोई और उस डिफ़ाल्टर से वो ज़मीन ख़रीद ना सके। ठीक है, जब भी अगर किसी ने उस डिफ़ाल्टर को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसको कलेक्टर की अप्रूवल लेना लाजमी है, वरना उसकी पेमेंट इनवैलिड है, ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस कर दिया कि भाई ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेक्शन 88 आ जाता है, सेल ऑफ होल्डिंग से डील करता है। वो कहता है जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर बोर्ड की अप्रूवल के साथ, बोर्ड कौन सा था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अप्रूवल के साथ इस लैंड को सेल कर सकता है। सेल कब करेगा, जब पिछले सारे 87 तक जो सारे प्रोसीजर हैं वो नाकाम हो जाए, उनसे लैंड रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ, तो एंड पे 88 में जाकर वो क्या करेगा, उस लैंड को सेल कर देगा। वो कहता है कुछ लैंड सेल नहीं की जा सकती, कुछ लैंड क्या हैं वो सेल नहीं की जा सकती, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर है और जो सेक्शन 58 से 55 85 से 86 तक अटैचमेंट या मैनेजमेंट के अंदर आ रही हैं, जो पिछले सेक्शंस के अंदर जिन पे ट्रांसफ़र की गई हैं या जो होल्डिंग में रखी गई हैं, वो भी सेल नहीं की जा सकती। ये 2 तरह की ज़मीनों को क्या होता है, सेल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अब सेल करने के बाद क्या इफेक्ट होगा, वो कहते हैं लैंड जो सेल की जाती है वो तमाम इनकम्बरेंसी से पाक होकर की जाती है। ठीक है, और उससे पहले की जो लीजेस थी या ग्रांट्स थी वो सारी की सारी वॉइड हो जाती हैं, एक्सेप्ट जो उस घर का किराया था, लीज थी, फैक्ट्रीज की, माइंस थी, गार्डन्स थी, जो इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होते थे। ठीक है, और जेन्युइन जो इनकम्बरेंसीज थी वो सारी की सारी वैलिड करार दी जाती हैं बाय रेवेन्यू ऑफिसर। इसके बाद सेक्शन 90 आ जाता है। सेक्शन 90 डील करता है रिकवरी फ्रॉम अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी बेच दी, उससे लैंड रेवेन्यू पूरे नहीं हुए, तो फिर क्या होगा कि उसकी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ कलेक्टर मूव करेगा। ये सारे प्रोसीजर कर कौन रहा है, कलेक्टर कर रहा है। पीछे बहुत से काम हमने रेवेन्यू ऑफिसर के पूछे थे, वो क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है कि ये काम किसने करना है, ये काम किसने करना है। अब ये काम कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। वो कहता है कि डिफ़ाल्टर, ओनली द डिफ़ाल्टर्स ओन इंटरेस्ट कैन बी अफेक्टेड। वो कहता है कि अगर एरियर्स अभी भी रिकवर नहीं हुए तो कलेक्टर जो है वो किसी और प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर सकता है। इसमें ये जहन में रखना है कि इससे डिफ़ाल्टर के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे। ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के कब्ज़े में है, गवर्नमेंट इसकी सेल के लिए प्रोसीजर कर रही है, तो
उसको प्राइवेटली सोल्ड नहीं किया जा सकता, प्राइवेटली सेल नहीं किया जा सकता, वो साइड से होकर डिफाल्टर उसको सेल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इसके बाद सेक्शन 91, सेक्शन 91 जो है वो एक्चुअली इसका पूरा नाम जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ वो है रेमडीज ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर। एक शख्स है वो एरियर की लाइबिलिटी को डिनाई कर रहा है, तो उसका क्या इलाज है, उसको किस तरह से टैकल किया जाता है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स का डिस्प्यूट है लाइबिलिटी के हवाले से, अगर किसी शख्स का डिस्प्यूट है लाइबिलिटी के हवाले से, तो वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। सिविल सूट फाइल करेगा किस तरह से, रिटन प्रोटेस्ट की फॉर्म। और ये कहाँ पे फाइल किया जाता है सिविल सूट, सिविल कोर्ट के अंदर। कौन से सिविल कोर्ट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट की सिविल कोर्ट के अंदर जहाँ पे ये एरियर हुए थे, उस पर चढ़े थे ये एरियर। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने चैप्टर 8 को पढ़ लिया है। चैप्टर 8 ही आगे भी चल रहा है। चैप्टर 8 पढ़ लिया, और ये भी चैप्टर 8 ही है। ये प्रोसीजर ऑफ सेल चैप्टर 8 में ही आ जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर ऑफ सेल को डील करते हैं 92 से 111 तक, 92 से 112 तक इसको डील करते हैं। अच्छा जी, सेल का क्या प्रोसीजर होगा, इसको हमने देखना है। वो कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर बोर्ड आफ्टर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूव्स द सेल, पीछे हमने प्रोसीजर पढ़ लिया सेल तक कैसे पहुंचे, ये हमने सारी बात कर ली है। इसमें हमने ये देखना है कि सेल होती कैसे। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल को प्रोड्यूस कर देते हैं, सेल को अप्रूव कर देता है, तो कलेक्टर ने एक पब्लिक नोटिस जारी करनी होता है। उस पब्लिक नोटिस के ऊपर वो डेट, टाइम और प्लेस लिखी होती है सेल की, प्रॉपर्टी की डिटेल भी लिखी होती है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंटेक्ट था, जो इनकम्प्रेंसेस थी, वो भी लिखी। इनकम्प्रेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, जो भी चार्ज या कोई भी दावा या क्लेम होता है उसको बोलते हैं। और सेल के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है, एरियर वाली अमाउंट जो मैंने बताया, वो भी उसमें लिखी जाती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिख दी जाती हैं। अब सेल होगी कहाँ पे, सेल का वेन्यू कहाँ होगा, या तो कलेक्टर का ऑफिस उसका वेन्यू होगा, या उस प्रॉपर्टी के नज़दीक ही कहीं वो जगह होगी जहाँ पे वो प्रोक्लेमेशन होगी कि ये सेल के लिए प्रॉपर्टी रेडी है, अगर किसी ने ख़रीदनी है तो। इसके बाद है इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। वो कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो प्रोक्लेमेशन कर रहा है कि ये ज़मीन सेल होनी है, उस दौरान थोड़ी बहुत ही कोई मिस्टेक हो जाती है, ऊपर मैंने बताया ना ये चीज़ें डालनी है उसके अंदर, प्रोक्लेमेशन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी है। अगर वो कहते हैं इस दौरान कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जो उसने जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गई, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, तो उससे ये बरी ज़िम्मा होगा रेवेन्यू ऑफिसर, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन तैयार हुआ है अभी, ठीक है, 92 में तैयार हुआ, 93 में हमने की बात की, उसमें जो गलतियाँ वगैरह हैं उनका रेवेन्यू ऑफिसर पे कोई भार नहीं है। और इसके बाद 94 जो है वो पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन की बात करता है। वो कहता है प्रोक्लेमेशन की कॉपी को डिफ़ाल्टर को दिया जाता है, एक कॉपी डिफ़ाल्टर को दी जाती है, एक तहसील ऑफिस में चस्पा की जाती है, और एक कलेक्टर ऑफिस में चस्पा की जाती है। और इसको सेक्शन 26 जो हमने पहले पढ़ा था उसके मुताबिक इसको पब्लिश भी किया जाता है। और इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी इसको पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये काम किए जाते हैं डिफरेंट कॉपीज़ के साथ। ठीक है। इसके बाद देन आ जाता है 94 के बाद 95 डील करता है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल। वो कहता है सेल जो है ना वो फ्राइडे को नहीं हो सकती। किन किन डेज़ को नहीं, तो फ्राइडे को नहीं हो सकती, और प्रोक्लेमेशन के 30 दिन से पहले नहीं हो सकती, 30 दिन गुजरने के बाद होगी। प्रोक्लेमेशन पोस्ट होगी, लोगों तक पहुंच गई, 30 दिन इसलिए वेट किया जाता है, देन सेल होगी। फ्राइडे को नहीं हो सकती, या किसी और पब्लिक हॉलीडे को नहीं हो सकती, हफ्ता इतवार को भी नहीं हो सकती। ठीक, या कोई 9 नवंबर का दिन आ गया, 25 दिसंबर का दिन आ गया, इन दिनों को भी नहीं हो सकती, छुट्टी के दिनों में नहीं हो सकती, और 30 दिन पहले भी नहीं हो सकती। और इसको कंडक्ट कौन करता है, कलेक्टर करता है, या कोई और रेवेन्यू ऑफिसर करता है। इसके अलावा सेल को पोस्टपोन करने का इख्तियार भी होता है, किसके पास होता है, ये कलेक्टर के पास होता है। और पोस्टपोन करने के लिए वो रीजंस भी लिखेगा। सेक्शन 96 डील करता है कि पोस्टपोन करने का भी इख्तियार होता है, लेकिन वो पोस्टपोन करने से पहले क्या करेगा, उसकी रीजंस भी बताएगा।
सेक्शन 97 डील करता है स्टे ऑफ सेल का। अगर सेल के लिए प्रॉपर्टी रेडी है, डिफ़ॉल्टर आता है, वो एरियर जमा करवा देता है, और जो रिकवरी के लिए जो खर्चा आया था सेल करने के लिए, सारे प्रोसीजर के लिए खर्चा आया था, वो खर्चा भी वो पे कर देता है, तो देन क्या होगा, ये जो सेल है ये रुक जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्टेड हो जाएगी। इसके बाद डिपॉजिट बाई परचेजर, वो कहता है अगर उसने, वो तो वैसे हमने एक बात की ना 97 में कि वो सारा लैंड रेवेन्यू जमा करवा देते तो फिर रुक जाएगी सेल, लेकिन अगर रुकती नहीं है, उसने नहीं जमा करवाया, तो फिर क्या होगा, जिस शख्स ने ज़मीन खरीदनी है उसके लिए वैसे ओवरऑल जहाँ पे ऑफिस में या कहीं भी एक बोली लगाई जाएगी, ये ज़मीन किसने खरीदनी है, सारे लोग बोलियाँ देंगे, बताएंगे, एक जो सबसे ज़्यादा बिडर होगा, सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको ज़मीन बेची जाएगी। वो क्या करेगा, उसी टाइम पे 25% जो बिड की अमाउंट उसने बोली है उसका 25% जमा करवाएगा। जब वो 25% जमा करवा देगा तो उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर वो डिपॉजिट नहीं कर देता, अगर वो डिपॉजिट करने में फेल हो जाता है, 99 क्या कहता है, डिपॉजिट करने में फेल हो जाता है, तो प्रॉपर्टी को दोबारा से रिएक्शन किया जाएगा। जो भी लॉस या एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉस या एक्सपेंसेस हुए हैं, ये उस शख्स से लिए जाएंगे जो पहले परचेजर डिक्लेयर हुआ था, जिसने 25% जमा करवाए थे। किससे, जिसने मतलब कि बात तो कर दी, लेकिन ये किससे हुए, उस शख्स से ये लिए जाएंगे। पेमेंट इन फुल, 25% तो मैंने कहा कि शुरू में जमा करवाने, फुल कब जमा करवाने, 30 दिन के अंदर अंदर। जब परचेजर डिक्लेयर किया उसको, 1% बिड की, हाईएस्ट बिड लगाई उसने 25% जमा करवा दी, फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे फुल अमाउंट जमा करवानी होगी। ठीक हो गया। फुल अमाउंट जो होती है, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट के वाले से डील करता है 10, अगर फुल अमाउंट नहीं की जाती ही टाइम के अंदर अंदर, तो गवर्नमेंट जो 25% है उसको एक दफ़ा रख लेगी, अपने पास रख लेगी, सेल को कैंसिल कर देगी, प्रॉपर्टी को दोबारा सेल के लिए सामने लाया जाएगा, और जो नई सेल के लिए जो अखराजात होंगे वो इससे पूरे किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद रिपोर्ट ऑफ सेल, वो कहता है कि कोई भी सेल जो की जा रही है, वो कलेक्टर ने एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ये होता है कमिश्नर, इसको उसने बताना है, उसको रिपोर्ट लाजमी करना है कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है, इसको मैं सेल करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है, एक मिनट, इसके बाद एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल, वो कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर सेल को सेट असाइड करने के लिए, साइड पे करने के लिए, सेल को रोकने के लिए एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। जो एप्लीकेंट होगा, एप्लीकेशन दायर कौन करेगा, वो शख्स जिसको इस सेल से कोई नुकसान हो रहा हो सकता है कि एक डिफ़ॉल्टर की ज़मीन को कब्जे में लिया है गवर्नमेंट ने, उसको सेल कर रही है, उस ज़मीन में कुछ हिस्सा किसी और शख्स का भी है, वो जो शख्स जिसको नुकसान हो रहा है वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, अगर इसके अलावा, नुकसान के अलावा कोई इरेगुलरिटी आ रही है सेल के दौरान, कोई मिस्टेक है एप्लीकेशन के दौरान, उसके अजाले के लिए भी कोई शख्स वो मतलब कि अप्लाई कर सकता है 30 दिन के अंदर। दिन याद रखना है, कितने दिन, 30 दिन के अंदर। कन्फर्मेशन आर सेटिंग असाइड, जब 30 दिन हो गए, अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं हुई और सेल कंफर्म हो जाती है, अगर वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं थी, 30 दिन गुजर गए, सेटिंग असाइड करने की कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं थी, तो सेल क्या होगी, कन्फर्म होगी। अगर वैलिड ऑब्जेक्शन थी तो सेल को क्या होगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर 30 दिन के अंदर अंदर डिफ़ॉल्टर जो है वो पैसे दे देता है, तो फिर भी सेल को सेट असाइड कर दिया जाता है। डिफ़ॉल्टर जो है, जो उसके लैंड रेवेन्यू जो उस पर लागू थे या जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी आया है वो पे कर देता है, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, ज़मीन को सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन है 105, रिफंड ऑन सेल सेट असाइड। अगर सेल कंफर्म नहीं होती और ये ज़मीन जो है, जो सेल है, सेट असाइड कर दी जाती है,
तो परचेज़र जिसने 25% जमा करवाए थे उसको ये 25% रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो क्या कर दिए जाते हैं, रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। सेक्शन 105 इसी से डील करता है। सेक्शन 106 जो है वो फ्रेश प्रोक्लेमेशन से डील करता है। वो कहता है कोई भी सेल, कोई भी रीसेल आफ्टर पोस्टपोनमेंट आर सेटिंग असाइड मस्ट बी डन विद अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन एज पर सेक्शन 94। एक ज़मीन थी, उसको सेल पे रखा, लेकिन फिर सेट असाइड कर दी, फिर दोबारा उसको सेल करना पड़ गया, तो उसके लिए दोबारा सेल करने के लिए क्या होगा, प्रोक्लेमेशन नया जारी करना पड़ेगा। प्रोक्लेमेशन का तरीक़ाकार मैं पीछे बता चुका हूँ, सारे प्रोसीजर। इसके बाद सेक्शन 107 है जो कन्फर्मेशन, पोजेशन एंड सर्टिफिकेट के हवाले से बात करता है। वो कहता है जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, कलेक्टर क्या करता है, परचेज़र को पोजेशन के ऑर्डर दे देता है। सेल हो गई है, तो जो जिसने पैसे जमा करवा दिए हैं, जो परचेज़र था, जो खरीदने वाला था, उसको पोजेशन ऑर्डर कौन दे रहा है, कलेक्टर। ये याद रखना, कौन दे रहा है, कलेक्टर दे रहा है। और इसके लिए कलेक्टर क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये सर्टिफिकेट शो करेगा कि वेदर के सेल वाज फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स, कि जो ये सेल की गई थी ये रिकवरी ऑफ एरियर के लिए थी। सर्टिफिकेट जो है, जो ये सर्टिफिकेट कलेक्टर दे रहा है इसको, परचेज़र को, ये वैलिड टाइटल है कि अब इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सूट भी अलाउ नहीं है जो इस परचेज़र के ख़िलाफ़ किया जाए, कोई मतलब कि केस दायर नहीं किया जा सकता। और परचेज़र को हक हासिल है कि वो उससे प्रॉफिट हासिल करे, रेंट हासिल करे, या जो भी चीज़ उसने हासिल करनी है। ठीक है, और लेकिन साथ साथ उसके लिए लाजम है कि जो लैंड रेवेन्यू होंगे वो उसने देने होंगे। इसके बाद सेक्शन 108, वो सारी हमने बात की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बताया गाड़ी वगैरह जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वो कहते हैं उसके लिए भी 92 से लेकर 106 तक सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, लेकिन 107 वाला इसमें अप्लाई नहीं होता। 107 वाला आपको मैं बता चुका हूँ, जो था कन्फर्मेशन ऑफ सेल, पोजेशन एंड सर्टिफिकेट वाला। अच्छा जी, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे, उसका मतलब यहाँ पे कलेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसका मतलब क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कलेक्टर होगा। एनिमल्स जो हैं उनके लिए नोटिस पीरियड 10 दिन का होगा। पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना था, 30 दिन का। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मतलब ये है कि कोई गज़ा है, कोई खुराक है जो ख़राब हो सकती है, उसको इमीडिएटली सोल्ड किया जाएगा, फ़ौरन सील कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, और उसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर नहीं होगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आए। अब जो पेरिशेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ख़राब हो सकती है, उसको बेच दिया, तो जो ख़रीदने वाला है उसको इमीडिएटली ही पैसे देने होंगे उसके। अगर नहीं, इफ़ नॉट, तो प्रॉपर्टी को दोबारा से रिऑक्शन किया जाएगा, दोबारा से उसको मतलब कि उसकी बोली लगाई जाएगी, और जब पेमेंट हो जाएगी तो उसको फाइनल कर दिया जाएगा। पेमेंट फॉर अदर मूवेबल, पेरिशेबल के अलावा की बात हो रही है। 110 में क्या हो रही है, पेरिशेबल के अलावा की बात हो रही है। 109 में हमने पेरिशेबल की बात की है। परचेज़र के लिए लाजमी है कि वो 25% जमा करवाए पहले, और फिर 7 दिन गुजरने के बाद बाकी सारी भी अमाउंट जमा करवाते हैं। जब पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो सेल को फाइनल कर दिया जाएगा, और उस शख्स को क्या कर दिया जाएगा, रिसिप्ट दे दी जाएगी कि ये सेल कंप्लीट हो गई है। प्रोसीड ऑफ सेल सेक्शन 111 डील करता है। सेक्शन 111 किसको डील करता है, प्रोसीड ऑफ सेल को। वो कहते हैं सेल की प्रोसीड पहले तो फर्स्ट गो टू एरियर्स एंड रिकवरी कॉस्ट्स, इनके पास जानी चाहिए। मतलब कि सेल होगी, उससे पैसे मिले, उससे पहले क्या करना है, एरियर पूरे करने हैं, जो बकाए जाते हैं वो पूरे करने हैं। जो अमाउंट बच गई, एरियर पूरे हो गए, वो फिर उसके ऑनर को, जिस डिफ़ाल्टर से ज़मीन ली थी, जो पहले डिफ़ाल्टर था, उसको वापस कर दी जाएंगे। और लेकिन ये नहीं है कि किसी कोर्ट को पैसे देने थे उस डिफ़ाल्टर ने, कोर्ट को नहीं दिए जाएंगे, नहीं, ठीक है, बल्कि ये गलत बात कर रहा हूँ मैं। सरप्लस जो हैं वो मतलब कि किसी
दोबारा बात सुनिए, किसी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस शख्स ने फलां शख्स के पैसे देने थे, वो उस शख्स को नहीं दिए जाएंगे जब तक किसी कोर्ट का ऑर्डर ना हो। कोर्ट जब तक ऑर्डरली ना कहे तब तक नहीं दिए जाएंगे। वो कहता है कि अगर ये सारे प्रोसीड्स जो हैं ये इनसफिशेंट है, ठीक है, तो इनसफिशेंट होने के केस में फर्दर प्रोसीडिंग्स के थ्रू इनको रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, देन है सेक्शन 112। सेक्शन 112 डील करता है क्लेम्स बाय थर्ड पार्टीज। तीसरी पार्टी अगर क्लेम दरमियान में आके कर देती है तो देन क्या होता है। वो कहता है अगर तीसरा पर्सन ओनरशिप या इंटरेस्ट को क्लेम करता है उस अटैच्ड प्रॉपर्टी के अंदर, तीसरा पर्सन आके कहता है कि इस प्रॉपर्टी में उसका कोई क्लेम है या कोई भी मतलब कोई भी दावा कर सकता है, तो कलेक्टर क्या करेगा कि इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा। अगर क्लेम अलाउ हुआ तो प्रॉपर्टी या पोर्शन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, अगर डिसअलाउड हुआ तो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा और परचेज़ का टाइटल जो होगा वो फाइनल होगा। जहाँ तक हमने सेल का सारा प्रोसीजर पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंदर हमने कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के बारे में डिटेल पढ़ा है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन ईटीसी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या जो लोग मेरे साथ ग्रुप में हैं मौजूद हैं वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।